वेलकम टू द ज़ेनबॉक्स मानहवा की शुरुआत एक इम्पैक्टफुल सीन के साथ होती है जहां हमें मैं कैरेक्टर की जिंदगी और उसके इमोशंस का एक झलक मिलता है। स्टोरी की शुरुआत में वो कहता है, मेरी माँ ने कहा था कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कभी हार मत माना। कहानी का ये शुरुआती मोमेंट हमें इंस्पायर करता है और मैं कैरेक्टर की स्ट्रगल और सपनों के सफर के लिए क्यूरियस बनाता है। मुझे बड़े सपने देखने चाहिए और अगर मैं अपने सपनों की तरफ बढ़ता रहूं तो एक दिन मैं अपनी जिंदगी का प्रोटैगनिस्ट बन जाऊंगा। मैंने उस पर विश्वास किया बेवकूफी से। क्या ये वही जगह है जहां मैं मरूंगा? एक चोट जो कर्स डिमोनिक स्पीयर की वजह से लगी है, वो ना तो पोशन से ठीक हो सकती है और ना ही किसी हीलिंग स्पेल से। शायद एक एलिक्सर ही कर सकता है, जैसे मेरे पास तो है ही नहीं। शायद उसके पास हो, लेकिन यूं दिखाया जाता है कि कुछ लोग चल कर आ रहे हैं। जो लड़का सबसे आगे होता है उसका नाम हमें बताया जाता है चॉय दोयोन। चॉय दोयोन कहता है, मैं उससे खुद ही हरा सकता था अगर तुम इंटरफियर ना करते। हीरो हंसता है और कहता है, बिल्कुल। दोयोन पूछता है, क्या बात इतनी मजाक वाली है? हीरो मुस्कुराकर बोलता है, बस तुम वही बोल रहे हो जो मुझे लगा था तुम कहोगे। मैं यहाँ तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के लिए इस पागल इंसान के साथ मिलकर काम किया। लेकिन ये सोचकर हंसी आती है कि मैं इसे बचाने के लिए मर जाऊंगा। हीरो पूछता है, तुम्हारे पास एक जादुई पोशन है ना? दोयून कहता है, हाँ। हीरो बोलता है, और तुम इसे मुझ पर इस्तेमाल करने वाले तो नहीं हो, है ना? दोयून कहता है कि एक एलिक्सिर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो इसे अपने लिए बचा कर रखता है, क्योंकि उस आदमी पर इसे इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं है। आदमी हंसते हुए कहता है, ये तो सच में गड़बड़ दुनिया है। वो समझाता है कि डिवाइन स्पिरिट्स, जिन्हें हम कॉन्स्टिलेशंस कह सकते हैं, इंसानों और उनके संघर्षों को मनोरंजन समझकर देखते हैं और उन्हें ट्रायल्स और रिवॉर्ड्स देती हैं। इन्हें देखकर दोयून का सैडिस्टिक साइड मजे लेता था और उसे एक मामूली कैरेक्टर की कोई परवाह नहीं थी। फिर हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम कांग यून डून है। डून पूछता है कि उसने क्यों लड़ने की कोशिश की, जबकि वह तो बस इंटेल ही देता है। यून कहता है कि वह उसे इस्तेमाल करने से थक चुका था और अब उसकी लिमिट बस यहीं तक थी। दोयून पूछता है, क्या यह नागरिकों को बचाने के लिए था? तभी आसमान में एक तैरता हुआ आकृति दिखाई देती है, जिसे टेलर्स कहा जाता है। ये टेलर्स इंसानियत को उनके अंत तक ले जाते हैं और उन्हें कॉन्स्टिलेशंस को बेच देते हैं। टेलर कहता है, अद्भुत, आपने बहुत अच्छा काम किया है। वे अगली परीक्षा का इंतजार करेंगे और अंत पास आते देख अपनी पूरी कोशिश करेंगे। यून दोयून से कहता है कि वह अपना बेस्ट दे और अपनी छोटी सी टीम के साथ चला जाए। एक लड़की गुस्से में आ जाती है और दूसरी उसे कहती है कि उसे इग्नोर कर दे। वे सब बस मुड़ते हैं और चलने लगते हैं। वह उन्हें बाय कहता है, फिर उसे तेज दर्द होता है और वह खून उगलने लगता है। वह कहता है, मैं अपनी जिंदगी का हीरो नहीं बन सका और अपनी पूरी जिंदगी एक मामूली इंसान की तरह जीता रहा। वह बस कहानी के हीरो के साये में जीने को मजबूर था। वह सोचता है कि वह किस लिए जी रहा है और कहता है, अगर मुझे फिर से एक मौका मिलता तो मैं इस अफसोस को दूर कर देता और मैं इतना ऊंचा चढ़ता कि मुझे किसी से जलन न होती और मैं खुद पर गर्व करता। वह ऐसा ही जीना चाहता था। वह अपनी आंखें बंद करता है। फिर कहानी के हिसाब से अचानक कुछ होता है। वह आंखें खोलता है और छोटे छोटे सफेद चीजें देखता है और सोचता है कि वह कहाँ है। नीचे देखता है और समझता है कि वह अब एक छोटा सा बल्ब जैसा इंसान बन गया है। वह चिल्लाता है, ये क्या बकवास है? फिर एक आवाज आती है, लगता है सभी लोग यहाँ हैं। और हम एक टेलर को देखते हैं जिनके पास एक हिरण का खोपड़ी है। वह कहता है कि वह उन्हें उनकी पूरी स्थिति समझाएगा। वह कहता है कि वे सभी सेलेस्टियल बॉडी इनकॉर्पोरेटेड के टेलर्स के रूप में काम करेंगे। वे सभी यहाँ अपनी स्किल्स साबित करने के लिए आए हैं। यून सोचता है, ये क्या बकवास है? फिर हिरण की खोपड़ी वाला आदमी कहता है, ये समझाने का वक्त अब यहीं खत्म होता है। फिर वह जमीन में एक दरार बना देता है और कहता है, अब दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। यून घबराते हुए पूछता है, क्या ये आदमी हमें मारने की कोशिश कर रहा है? तभी एक स्टेटस विंडो सामने आती है और स्क्रीन पर लिखा होता है, एक्टिवेटिंग जेनेसिस ब्लेसिंग मिलती है और उसके चारों ओर एक ऑरा बन जाता है जिससे वह सांस ले सकता है। फिर वह देखता है कि उसके पास एक मिशन है जिसमें उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, वरना वह मर जाएगा और उसे यह काम 1 घंटे के अंदर करना होगा। वह कहता है, ये तो बहुत गड़बड़ है, 1 घंटे में ये अजीब सा मिशन पूरा करना है। फिर उसे एहसास होता है कि वह असल में स्पेस में है और पृथ्वी उसके नीचे है। वह सोचता है, यह पृथ्वी इतनी अच्छी हालत में कैसे दिख रही है जबकि यह तो नष्ट हो चुकी थी। वह कहता है, मैं जरूर मरा था, लेकिन अब मुझे एक टेलर के रूप में पुनर्जन्म मिला है। फिर वह सोचता है कि उसे बस मिशन पर ध्यान देना चाहिए। वह कहता है, अगर यह वही पुराना समय है तो यही वो वक्त है जब कलेक्टर्स एक्टिव थे, जब गेट्स खुले थे और मॉन्स्टर्स बाहर निकले थे। वे वही लोग थे जो इन मॉन्स्टर्स का शिकार करते थे, यानी टिपिकल डंजन माना बॉयज। वह कहता है कि उसे एक ऐसा कलेक्टर चुनना है जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और कहता है, ये अजीब है क्योंकि कलेक्टर्स को टेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि उन्हें कॉन्स्टलेशन से स्पॉन्सरशिप मिल सके, वरना उन्हें पॉइंट्स नहीं मिलते। इसका मतलब है कि कोई भी कलेक्टर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेताब होता है। तो ये मिशन अभी तो बहुत आसान लग रहा है। फिर वह एक मैप खोलता है और जहां जाना चाहता है वहां दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहता है, ये छोटा है क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे हाथ हैं। फिर उसे एहसास होता है कि
कि उसके पास तो उंगलियां भी नहीं है, बस छोटे छोटे नब्ज हैं। तभी कुछ बदलने लगता है और फिर कहानी कूदकर डियर स्कल पर जाती है जो सबको देख रहा होता है। वह कहता है, लगता है अब मजा नहीं आएगा क्योंकि कोई भी इस हालात को समझ नहीं रहा है। फिर वह नोटिस करता है कि यून अपने नए शरीर में बदल चुका है। यून सोचता है कि क्या यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने ऐसा चाहा था, लेकिन वह कहता है कि यह इतना जरूरी नहीं है। फिर वह सोल पर क्लिक करता है और टेलीपोर्ट कर जाता है। बाकी लोग हैरान होकर पूछते हैं कि उसने ये कैसे किया और क्या हुआ। तभी डियर स्कल पसीना बहाते हुए वह कहता है कि आमतौर पर इसे पूरा करने में 2 से 4 हफ्ते लगते हैं, लेकिन मैजिक ऑफ प्लॉट आर्मर की वजह से युन को सिर्फ 3 मिनट लगे। वह जल्दी से तय करता है कि यह मिशन अब बोरिंग नहीं होगा। फिर उन्हें सोल में ले जाया जाता है। युन एक गली से बाहर झांकता है और सोचता है कि आखिरकार वह कहां उतर चुका है। तभी प्लॉट कन्वीनियंस होता है कि वह सीधे कलेक्टर एसोसिएशन के पास उतरता है। वह सोचता है कि उसे जल्दी से एक कलेक्टर ढूंढना होगा। फिर वह मिनी मैप पर देखता है और समझता है कि जो लाल डॉट्स हैं वो उन कलेक्टर्स के हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, और जो नीले डॉट्स हैं उनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वह कहता है, अगर मेरी सोच सही है तो ये अहम है कि मैं किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, क्योंकि अगर वह किसी कमजोर को साइन करता है तो उसे कॉन्स्टलेशन से कोई ध्यान नहीं मिलेगा। वह कहता है यह एक हाई बार होगा। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उससे पूछता है, क्या आप एक कलेक्टर हैं? युन कहता है, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। आदमी उसके कंधे को पकड़कर कहता है, यहाँ सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन्हें अनुमति है। तभी जेनेसिस सिस्टम एक्टिवेट होता है और आदमी को जोर का झटका लगता है। सिक्योरिटी गार्ड उससे पूछता है, क्या आप एक टेलर हैं? फिर वह माफी मांगते हुए कहता है, मुझे लगा आप एक ह्यूमन हैं, और दौड़ते हुए कहता है, मुझे माफ करना। युन कहता है, यह ट्रीटमेंट सच में यह साबित करता है कि मैं पास्ट में हूँ। लेकिन फिर वह कहता है, जो भी हो, और आगे बढ़ता है। फिर उसे एक विंडो दिखती है जिसमें लोगों के नाम और उम्र दिखाई देते हैं। वह कहता है, इससे मिशन में कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि मैं हर कलेक्टर को पकड़कर उनका इंटरव्यू नहीं कर सकता। तभी वह उनके सिर के ऊपर किताबें देखता है और सोचता है कि क्या वे लोग इन्हें देख नहीं सकते। वह कहता है, यह जेनेसिस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो शायद यह मेरी खुद की एक्सक्लूसिव स्किल है। उसके पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। फिर वह कल्पना करता है कि वह उन किताबों में से एक खींच रहा है और यह काम करता है। वह जल्दी से पढ़ना शुरू करता है और हैरान रह जाता है। वह एक्साइटेड होकर कहता है, यह तो ओवर पावर है, और अब वह पक्का हो जाता है कि यह स्किल क्या है। वापस डियर स्कल की तरफ वह उन सभी टेलर्स के टाइमर देख रहा है जिन्हें उसने भेजा था और कहता है, अब सिर्फ एक बचा है। वह कहता है, मैं एक्साइटेड था क्योंकि उसने जल्दी ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। इसका मतलब है कि वह लगभग हार चुका है। फिर कहानी यून की तरफ जाती है जो एक लड़की को नूडल्स खाते हुए घूर रहा है। लड़की डर जाती है और पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए और तुम हो कौन? वह कहती है, अगर तुमने जगह नहीं छोड़ी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वह कोई जवाब नहीं देता तो लड़की पूछती है, क्या तुम सुन भी रहे हो? वह पूछता है, यह कौन सा साल है? वह उसे बताती है और वह सोचता है कि ऐसा कौन सा कलेक्टर है जो अभी तक फेमस नहीं हुआ। वह कहता है, कुछ लोग थे जिन्हें द मिरेकुलस 3 कहा जाता था, बैंग संग फ्लेम नुअन इनम और सॉर्ड एम्प्रेस कांग हायम। वह कहता है, बैंग संग की पहचान मिस्ट्री थी तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा, और आइनम अभी स्टेट्स में है तो अब बस हायम बचती है। वह कहता है, वह इन तीनों में सबसे स्ट्रांग थी और अपने करियर की शुरुआत में अनजान रही। फिर और चारों तरफ देखकर सोचता है, ये ऐसी गंदी जगह पर क्यों रह रही है? वो नूडल्स खाते हुए लड़की को देखता है और चिल्लाकर बोलता है, ओए! लड़की चौंक जाती है, डर जाती है। खैर, अब हम वापस वहीं हैं जहां छोड़ा। वो बोलता है, तू हायम है ना? फिर सीधा बोलता है, मैं टेलर हूँ, मेरा नाम है यून। उसके आसपास हर कोई हमेशा यही कहता था कि कलेक्टर बनने का ख्याल छोड़ दे। वह कहता है, समझ आता है कि तू ऐसे रह रही है क्योंकि तुझे अपने टैलेंट का पता ही नहीं। फिर बोलता है, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें नहीं पता तेरा एबिलिटी कितनी जबरदस्त है। वो पूछती है, तू सीरियस है? वो जवाब देता है, ऑफ कोर्स, मैं एक टेलर हूं तो मुझ पर भरोसा कर सकती है। फिर बोलता है, मैं तेरा पोटेंशियल खोलने में मदद करूंगा, बस तुझे साइन करना होगा। वो पेपर पढ़ते हुए पूछती है, क्या मैं कलेक्टर बन जाऊंगी? वो कहता है, हाँ। फिर वो सोचती है, मैंने अपना पेन कहाँ छोड़ा? फिर हीरो जल्दी से एक पेन निकालता है, वो उसे साइन करने लगती है और बहुत एक्साइटेड होकर बोलती है, हो गया, हो गया। हमें दिखता है कि उसके पास सिर्फ 2 सेकंड बाकी थे। फिर एक विंडो खुलती है और लिखा आता है कि उसे फुल टाइम कर्मचारी बना दिया जाएगा। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब इस जिंदगी को पूरी तरह जीने वाला हूँ। फिर उसे बताता है, मैं तेरे साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। वो अभी भी बहुत खुश है। फिर वो समझाता है, भविष्य में तुम बहुत नोबल हो, लोग कहते थे कि तुम रिच फैमिली से हो, लेकिन यहाँ देखकर कुछ अलग ही लग रहा है। फिर वह उसके सिर के ऊपर से किताब खींचता है। फिर वह किताब को पढ़ने लगता है और हैरान होकर देखता है कि उसके पास 3 स्पेशलाइजेशन है। वह कहता है, एक तो चंग योंग की कहानी है, वो लोक कथा वाला आदमी है शायद। फिर कहता है,
मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि उसके पास इतने ताकतवर 3 टैलेंट्स हैं। अगर वो सबको जगाती है तो वो एक मॉन्स्टर बन जाएगी। वो कहती है, मिस्टर टेलर। वह जवाब देता है, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। फिर वह उसके टैलेंट्स के बारे में पूछता है। वो कहती है, मुझे पता है कि ये खराब टैलेंट्स हैं। फिर वह बताती है, बेसिक ट्रेनिंग के दौरान हमें ये सब बात करने से मना किया गया था। वह उसे बताता है कि वे अब एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में है। वो कहती है कि उसका टैलेंट गोरिया एरा सोर्ड मास्टर एक मजाक जैसा लगता है। वह उसे पुष्टि करता है कि उसने अपने टैलेंट्स के बारे में किसी को नहीं बताया। वह कहती है कि यह एक क्रिंजी नाम है। वह कहता है, अज्ञानता सच में डरावनी होती है। फिर वह पूछती है, क्या तुम्हें मेरे टैलेंट से निराशा हुई है? और कहती है, कृपया कॉन्ट्रैक्ट वापस मत लो। वह कहता है, मैं निराश नहीं हूँ। फिर एक विंडो खुलती है जिसमें पूछा जाता है, क्या तुम अपनी एंट्रेंस सेरेमनी शुरू करना चाहोगे? वह कहता है कि उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा और वह नहीं जानता कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन कहता है कि यह बहुत लंबा नहीं होगा। वो कहता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर उससे पूछता है कि वो कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल करती है। वो कहती है कि वो एक शील्ड यूज करती है। वो पूछता है, तुम वेपन क्यों नहीं यूज करती? वो कहती है, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है, तो मैंने सोचा फ्रंट लाइनर बनना बेस्ट रहेगा। फिर और वह पूछता है, ट्रेनिंग के दौरान तुमने क्या यूज किया? वो जवाब देती है, स्पीयर, क्योंकि उसका रीच लंबा होता है और मैं सेफ रहती थी। वह सोचता है, उसने सोर्ड को छोड़कर कुछ भी क्यों उठाया? फिर उसे कहता है, शील्ड को एक्सचेंज करके सोर्ड ले आओ और कहीं जाकर प्रैक्टिस करो, फिर तुम्हें खुद समझ आएगा कि तुम्हारा सोर्ड मास्टर टैलेंट कितना अच्छा है। वो उससे कहता है, प्रैक्टिस करना मत भूलना। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, रुको, लेकिन वो वैनिश हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम उसे एक सोर्ड पकड़े हुए देखते हैं। वो सोचती है, क्या मैं सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस करके सीख पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी सोर्ड चलाया ही नहीं। फिर वो रैंडमली स्विंग करना शुरू कर देती है, लेकिन उसे कुछ अलग सा फील होता है। वो सोचती है, ये फीलिंग क्या है? ऐसा मैंने पहले कभी फील नहीं किया। वो स्विंग करती रहती है और पूरी तरह मेस्मराइज्ड हो जाती है। तभी यूयुन वापस आता है। सोचा था जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन ज्यादा टाइम लग गया। फिर वो सोचता है, चलो देखते हैं ये कैसी प्रैक्टिस कर रही। जब वो उसे देखता है तो वो सोर्ड स्विंग कर रही होती है। वो सोचता है उसका फॉर्म काफी स्टेडी है, जबकि उसे किसी ने सिखाया भी नहीं, और ऐसे ही उसे सोर्ड एम्प्रेस नहीं कहा गया था। तभी वो उसे नोटिस करती है और पूछती है, तुम यहाँ कब आए? वो कैजुअली जवाब देता है, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम इतनी फोकस्ड थी। फिर वो अपने प्रमोशन मिशन को चेक करता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे एक लाइब्रेरी बनानी है। हम पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, सोच रहा हूँ कि एक लाइब्रेरी बनाऊं। वो जवाब देती है, ये तो वो चीज है जो टेलर्स सबसे पहले करते हैं, है ना? तब वो उससे कहता है, मैंने अभी अभी काम शुरू किया है। वो उसे देखती है और कहती है, तुम तो एक वेटरन जैसे लगते हो। वो पूछता है, मुझे तुमसे झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? फिर वो अपने लाइब्रेरी का नाम रखने वाले ऑप्शन पर क्लिक करता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ क्लीशेज और टिपिकल माना टाइटल्स की लिस्ट दिखाई देती है। वो सोचता है, क्या मुझे इसे अटेंशन के लिए ऐसे ही नाम देना पड़ेगा? तभी वो देखता है कि एक बंदा पहले से ही अपनी स्टोरी पर काम कर रहा है। वो उस पर क्लिक करता है और देखता है कि कोई बंदा इविल बीइंग्स से क्रश हो रहा है और कॉन्स्टलेशंस उसे फ्लेम कर रहे हैं। वो डिसाइड करता है कि नाम बाद में रखेगा और फिलहाल लाइब्रेरी क्रिएट कर देता है। फिर वो हैम से पूछता है, तुम रेडी हो अपनी तलवार स्विंग करने के लिए? वो हैम से कहता है, अब अपनी तलवार पकड़ लो। और फिर दोनों टेलीपोर्ट करके एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। वो उसे बताता है, यह थॉट्स की दुनिया का एंट्रेंस है। फिर वो उसे बताता है, हम अभी एनवर माउंटेन में हैं, खासकर कोबाल्ट माइन में। वो हैम से पूछता है, तुम्हें इनके बारे में पता है? हैम कहती है, थोड़ा बहुत पता है। फिर वो अपनी लाइब्रेरी खोलता है और देखते हैं कि कॉन्स्टलेशंस उसमें एंट्री करने लगते हैं। वो उन्हें वेलकम करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसे एहसास होता है कि ये वही कॉन्स्टलेशंस हैं जो दूसरी जगह नेगेटिव रिव्यूज दे रहे थे। वो सोचता है कि ये उसे फेल होते देखना चाहते हैं। वो हैम से कहता है, मैं ऑब्जर्वर रूम में जा रहा हूं ताकि कॉन्स्टलेशंस को सब दिखा सकूं। वो हैम से कहता है, ये तुम्हारी स्टोरी है और तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। हैम डर जाती है और कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो उसे कहता है, जैसे पहले स्विंग कर रही थी वैसे ही करो, बस खुद पर भरोसा रखो। तभी एक कोबाल्ट सामने आता है। वो डर के मारे फ्रीज हो जाती है और कहती है, चाहे तुम कुछ भी कहो, मुझे डर लग रहा है। कोबाल्ट उस पर हमला करता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाती है। कोबाल्ट बार बार उस पर अटैक करता है और वो चीखते हुए मदद मांगती है। वो गिर जाती है और कहती है, इस तरह तो मैं मर जाऊंगी, और कांपने लगती है। उसे वो सारी बातें याद आती हैं जो लोगों ने उसके बारे में कही थी। तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है इशेकी, लेकिन तुम एकदम बेकार हो। उसे याद आता है कि लोग हमेशा उसे कहते थे, तुम्हें कलेक्टर बनने के बजाय सिविल सर्वेंट बन जाना चाहिए। उनकी बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। वो सच में सोचने लगी थी कि क्या वो ऐसा कर पाएगी। वो सोचती है, क्या मुझे भाग जाना चाहिए? लेकिन फिर खुद से कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं भाग गई तो मैं हमेशा के लिए बेकार ही रहूंगी। उसे याद आता है कि युओंग ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था और अगर वो फेल हो गई तो वो उसका सामना नहीं कर पाएगी। तभी युओंग चिल्लाकर कहता है, डॉज करो, क्योंकि कोबाल्ट सीधा उसकी तरफ जंप करता है। हम खुद को संभालती है और अपनी तलवार से उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। उसकी आंखों के सामने ब्लड गिरता है,
लेकिन वो खुद को स्टेडी रखती है। वो पलटकर काउंटर अटैक करती है और अपने वार से कोबाल्ट को 2 हिस्सों में काट देती है। आधी कॉन्स्टलेशंस ये देखकर शॉक हो जाती हैं और यूयुन भी हैरान रह जाता है। हिम मुस्कुराते हुए कहती है, अब मुझे लड़ाई से डर नहीं लगेगा। यूयुन कहता है, यही है सही तरीका तलवार चलाने का। तभी कोबाल्ट से एक गोल्डन एनर्जी निकलती है और हिम के अंदर चली जाती है। एक विंडो में दिखता है कि उसने 7 टीपी अर्न किए हैं। वो खुशी से चिल्लाती है, मैंने कर दिखाया, और एक्साइटमेंट में उछलने लगती है। यूयुन उसकी तारीफ करता है लेकिन उसे वार्न करता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वो कहता है, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें खुशी देंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहीं रुकना नहीं है। वो उसे इनकरेज करते हुए कहता है, ज्यादा चाहो और खुद को और ऊपर लेकर जाओ।